Hello students, this is Pratima Bahura. Today we are continuing with pituitary gland development and blood supply. Development of pituitary यानी कि पिट्यूटरी का परिवर्धन कैसे हुआ है. The entire pituitary is ectodermal but a tissue arises from two different sources. पिट्यूटरी एक्टोडर्मल होती है यानी एक्टोडर्म से उसका निर्माण होता है, बट टिश्यू जो है इसके टिश्यूज़ दो अलग अलग स्रोतों से उभर कर बनते हैं. द न्यूरोहाइपोफाइसिस originates from the infundibulum of the brain and outpocketing of the hypothalamus. न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वह ओरिजिनेट होता है एक आउट पॉकेटिंग से, जो कि हाइपोथैलेमस की आउट पॉकेटिंग है. द एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब्स डिफरेंशिएट फ्रॉम रथकेस पाउच एंड आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ. एंटीरियर अग्र पाली जो पिट्यूटरी के है और मध्य पाली पिट्यूटरी की जो है वह दोनों डिफ्रेंशिएट होती है यानी वह पृथक होती है फ्रॉम द रथकेस पाउच, जो कि एक आउटग्रोथ है फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ. मुख के जो छत है मुख की, वहाँ से उसका आउटग्रोथ निकलता है और वह रथकेस पाउच का निर्माण करता है और इस तरह से एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब्स का निर्माण होता है. The wall of Rathke's pouch, which comes in contact with the infundibulum, differentiate into the pars intermedia. जो रथकेस पाउच की जो वॉल है जो कि इनफंडिबुलम के कांटेक्ट में आती है, वह पार्स इंटरमीडिया के अंदर विभेदित होती है. Whereas the remainder of the pouch thickens greatly and becomes the pars distalis. बाकी बचा हिस्सा पाउच का धीरे धीरे भारी या मोटा होता रहता है एंड बिकम्स द पार्स डिस्टैलिस यानी कि वह पार्स डिस्टैलिस का निर्माण करता है. लास्ट पार्ट जो है द पार्स ट्यूबरालिस is formed by the fusion of the two outgrowths from the embryonic pars distalis. जो भ्रूणीय पार्स डिस्टैलिस होता है उसके दो आउटग्रोथ्स निकलते हैं और वह दोनों आउटग्रोथ्स जो है आगे जाके फ्यूज़ हो जाते हैं और यहीं पे फिर पार्स ट्यूबरालिस का निर्माण होता है. द कैविटी ऑफ रथकेस पाउच बिकम द रेजिडुअल ल्यूमन ऑफ द हाइपोफाइसिस. जो रथकेस पाउच की जो कैविटी है यानी बीच में जो रिक्त स्थान है या रेजिडुअल ल्यूमन है, वह रेजिडुअल ल्यूमन का निर्माण करता है पिट्यूटरी का. यह डायग्राम बताया गया है कि पिट्यूटरी का परिवर्धन कैसे होता है. इस डायग्राम में साफ आपको नज़र आ रहा है कि जो है एक रथकेस पाउच जो मुख के छत से निर्माण होता है और दूसरा हाइपोथैलेमस के नीचे आउटग्रोथ होती है. उस तरह से यह दोनों उभार आपस में मिल जाते हैं और लास्टली संपूर्ण नीचे से जो मुख की जो छत है उससे इसका कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से कनेक्शन नहीं टूटता है और इस तरह से संपूर्ण परिवर्धन हो के पिट्यूटरी का निर्माण हो जाता है. नेक्स्ट है पिट्यूटरी ब्लड सप्लाई. पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई जो है ब्लड सप्लाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, क्योंकि हार्मोन्स का जो वितरण है या हार्मोन्स का जो बनना है या हाइपोथैलेमस से जो मैसेजेस आते हैं पिट्यूटरी के अंदर और उन्हीं मैसेजेस के सानिध्य में यह पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन करती है,
तो सिक्रीशन के बाद में पूरी ब्लड सप्लाई के द्वारा ही पूरे संपूर्ण शरीर में जो है हार्मोन्स का वितरण होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई। ब्लड इज सप्लाइड टू द पिट्यूटरी बॉडी बाय अ पेयर ऑफ पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज and a series of anterior hypophyseal arteries arising from the internal carotid arteries. पिट्यूटरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होती है वह एक पेयर ऑफ पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज और एक सीरीज ऑफ एंटीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज के द्वारा होती है, जो कि अराइज होती है, यानी शुरुआत जो है इनकी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज से। The post-hypophyseal arteries supply the pars nervosa. जो पोस्ट हाइपोफाइजियल आर्टरी है वह पार्स नर्वोसा को ब्लड सप्लाई करती है। सम ऑफ द एंटीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज सप्लाई द पार्स डिस्टालिस डायरेक्टली। कुछ एंटीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज जो हैं वह सीधे डायरेक्टली पार्स डिस्टालिस को ब्लड सप्लाई करती है, वेयर एज अदर्स सप्लाई टू दी हाइपोथैलेमस। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करती है और फिर वहाँ से हाइपोथैलेमस से फिर जो है इसके पास डिस्टलिस में आती हैं। Venues from this region forming hypophyseal portal system convey blood from capillaries of hypothalamus to the sinusoids of the pars distalis. Venues जो हैं इस रीजन की जो वेन्यूज़ हैं जो कि हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का निर्माण करते हैं, वह कन्वे करते हैं ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस से कैपिलरीज यहाँ पार्स डिस्टालिस के साइनोसॉइड्स में आती हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो कैपिलरीज जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का निर्माण करती हैं और हाइपोथैलेमस से जो आती हैं, यह कुछ मैसेजेस लेके आती हैं, उनसे ही उनके जो है डायरेक्शन में ही हार्मोन्स का निर्माण होता है पिट्यूटरी में। द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी। पार्स डिस्टालिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। पार्स डिस्टालिस जो है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बनता है, क्रोमोफिल्स एंड क्रोमोफोर्स। फॉर्मर कंटेनिंग साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स एंड लेटर लैकिंग दैम। जो पहले वाली सेल्स हैं यानी क्रोमोफिल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं और जो क्रोमोफोर्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स अनुपस्थित होते हैं। क्रोमोफिल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। क्रोमोफिल्स को फिर आगे और डिवाइड कर दिया गया है एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स में। दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेलेक्टिव स्टेनिंग। उनको फिर आगे डिवाइड कर दिया गया है सेलेक्टिव स्टेनिंग बेसिस के आधार पे, एंड इट इज़ थॉट दैट इंडिविजुअल सेल टाइप्स स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल हार्मोन। एक इंडिविजुअल सेल टाइप जो है यानी पर्टिकुलर सेल टाइप जो है वह स्पेशलाइज होती है कोई एक हार्मोन का निर्माण करने में। क्रोमोफोर्स, ऐसा माना जाता है कि क्रोमोफोर्स आर कंसिडर्ड एज डीग्रेन्युलेटेड रेस्टिंग स्टेज ऑफ द क्रोमोफिल्स। क्रोमोफोर्स जो है ऐसा मानते हैं कि क्रोमोफोर्स जो है वो डीग्रेन्युलेटेड रेस्टिंग स्टेज है क्रोमोफिल्स की, यानी क्रोमोफिल्स पहले एक्टिव होती हैं, फिर वो जब इनएक्टिव हो जाती हैं तो वह क्रोमोफोर्स का रूप धारण कर लेती हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया पिट्यूटरी की डेवलपमेंट कैसे हुआ है, पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई क्या है और हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी क्या है, और यही चीज़
इस डायग्राम में बताई गई है क्रोमोफोब्स एंड क्रोमोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। फिर इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है और इस तरह से आप देख रहे हैं डायग्राम, जो डायग्राम के अंदर साफ नज़र आ रही हैं क्रोमोफोब्स एंड क्रोमोफिल्स। आज हम अपना जो है लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।